नमस्कार, अभिनव कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो मॉड्यूल चालू की थी, उसके अंदर बेटा हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके अंदर लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम थायराइड का, जैसा मैंने कल बताया था आपको कि मैं कोल्ड और हीट इंटॉलरेंट के बारे में बताऊंगा आपको। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बेटा थाइमस के बारे में पढ़ेंगे और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि इस लेक्चर में। ठीक है, तो बेटा कल हम लोगों ने देखा था क्या होता है कि थायराइड जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है, एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो लोब्स मिलते हैं, जो श्वास नली जो ट्रेकिया होती है उसके दोनों तरफ मिलते हैं। दोनों जो लोब्स होते हैं वो आगे की तरफ एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम स्टमस बोलते हैं, उससे आपस में जुड़ी हुई होती थी। अब जो दो लोब होती थी, जो थायराइड है, उस थायराइड के अंदर क्या था बेटा, थायराइड फॉलिकल्स थे जो क्या सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के बने हुए थे। उनके बीच में एक कैविटी थी, उस कैविटी के अंदर थायराइड जो हार्मोन्स थे वो स्टोर रहते थे थायरोग्लोबुलिन के रूप में, थायरोग्लोबिन के रूप में रहते थे। मैंने बताया था आपको थायराइड ऐसे ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को स्टोर करके रख सकती है, बाकी नहीं। दूसरी चीज मैंने बताया था बेटा आपको कि स्ट्रोमल टिश्यू भी मिलता है इसमें। अब स्ट्रोमल टिश्यू मिलता है साथ में, तो इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। साथ में कुछ पैराफोलिकुलर सेल्स मौजूद थी, जिनसे क्या बनता था, पैराफोलिकुलर्स, या जिनको सी टाइप सेल्स बोलते हैं, सी सेल्स बोलते हैं, जिनसे थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन निकल रहा था, जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया था कि जो थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उनके लिए आयोडीन इसेंशियल है डाइट में। ठीक, आयोडीन इसेंशियल है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए डाइट के अंदर। अगर मान लो खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, थायराइड बॉडी के अंदर कम रहेगा। थायराइड बॉडी में कम जा रहा है डाइट के थ्रू, तो एब्जॉर्प्शन कम हुआ आयोडीन का, तो आयोडीन को, कम आयोडीन को पकड़ने के लिए, थायराइड हार्मोन बनाने के लिए थायराइड की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थायराइड की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड हो जाएगा। दैट्स सिंपल गोइटर, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग आज इसमें देखेंगे बेटा, देखो क्या कल मैंने बता दिया था ये वैसे तो, कि आयोडीन इज इसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, कि थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए क्या बेटा, कि थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन जरूरी है। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, कि थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन की जरूरत है। दूसरी बात, अगर मान लो खाने में डाइट में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब मैंने कल बताया था बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि T3 T4 डिक्रीज हो जाएंगे। अगर T3 और T4 डिक्रीज हो जाएंगे तो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा क्या हो जाएगा, इन्होंने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, तो क्या पिट्यूटरी से निकलने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म में होगा बेटा। ठीक, दूसरी चीज मैंने ये बताया था आपको कि ये जो थायराइड हार्मोन है ये क्या होते हैं, आयोडीनेटेड फॉर्म होते हैं, किसके, टायरोसिन अमाइनो एसिड की, टायरोसिन अमाइनो एसिड के आयोडीनेटेड फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मैंने क्या बताया कि बाहर आयोडीन कम है, तो उस जितना भी आयोडीन मौजूद है उसको, जितना भी आयोडीन मौजूद है उस आयोडीन को गेन करने के लिए, उस आयोडीन को एब्जॉर्ब करने के लिए थायराइड की साइज बढ़ जाएगी, तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाएगी, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाएगा। दैट्स सिंपल गोइटर। क्या हो जाएगा, सिंपल गोइटर हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगा, अगर मान लो कोई फीमेल है उसके दौरान, उस फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान अगर मान लो थायराइड की कमी हुई, थायराइड हार्मोन की कमी हुई, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर थायराइड हार्मोन की कमी हुई, प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी हुई, ध्यान रख, कब, प्रेगनेंसी के दौरान अगर थायराइड हार्मोन की कमी हुई तो क्या होगा, जो फीटस उस मदर के वोम्ब के अंदर है वो फीटस क्या होगा, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, उसके अंदर मैच्योरेशन नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। कौन सा, उसका जो ग्रोथ होगी वो नहीं होगी, आइदर इट इज इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल और इन द मेंटल।
तो मेंटली भी ही वो बच्चा कैसा होगा, रिटार्डेड होगा, मानसिक रूप से भी वो क्या होगा, विकृत होगा। दूसरी चीज क्या होगा, शारीरिक विकास भी उसका ढंग से नहीं होगा, तो उसकी हाइट भी छोटी होगी। तो मैंने एक और चीज बताई थी आपको बेटा, तो जो ये कंडीशन है कि प्रेगनेंसी के दौरान, अगर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन क्या हुए, कम प्रोड्यूस हुए, तो उसके दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। मतलब क्या होगा, जो बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट है, कौन सा बेटा, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक डेवलपमेंट है, और जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट और उसका मेंटल डेवलपमेंट, दोनों का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों क्या होगा, कम होगा। ठीक, साथ में उस बच्चे का क्या होगा, प्रॉपर मेच्योरेशन भी नहीं हो पाएगा। अगर उस बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कम रहेगा तो बच्चा कैसा रहेगा, स्टंटेड ग्रोथ रहेगी, मतलब छोटा रहेगा, बोना रहेगा। दूसरी चीज, वो मेंटली भी, मानसिक रूप से भी विकृत होगा, उसका आईक्यू भी कम होगा, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट भी उसका क्या होगा, कम होगा। साथ के साथ क्या होगा, उसकी स्किन में एबनॉर्मल स्किन रहेगी उसकी, और वो कैसा होगा, डीफ म्यूटिज्म रहेगा, मुख बाधिर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, डीफ म्यूटिज्म रहेगा, मुख बाधिर रहेगा। ये कब होगा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी हुई, जिसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जैसे कि मान लो, देखते हैं हम लोग, अगर डायग्राम दे रखा हो तो, ठीक है। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो बच्चे के अंदर क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान अगर थायराइड हार्मोन की कमी होगी, देखो इसमें डायग्राम देखा है, ठीक है। तो अगर मान लो कॉन्जेनाइटल है, मतलब कॉन्जेनाइटल का मतलब बचपन से ही, कॉन्जेनाइटल अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो कॉन्जेनाइटल अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है बचपन से ही, जन्मजात, क्या, जन्मजात कॉन्जेनाइटल अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, जन्मजात अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो क्या बोलेंगे उसको, क्रिटिनिज्म बोलेंगे, थायराइड एप्लेजिया। एप्लेजिया का मतलब क्या होता है बेटा, साइज के अंदर रिड्यूस हो जाना या एब्सेंस हो जाना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि मेंटली क्या होगा, वो रिटार्डेड होगा। क्या होगा बेटा, मेंटली क्या होगा, वो रिटार्डेड होगा। क्या बोल रहा है, मेंटली क्या होगा, वो रिटार्डेड होगा। ठीक है, दूसरी बात, डिलेड मोटर डेवलपमेंट। देखो ये तुम्हारे काम का नहीं है, आगे जाकर देखोगे कि मोटर डेवलपमेंट वगैरह जो उसकी फंक्शनिंग वगैरह है वो थोड़ी सी डिफेक्ट होगी। उसके जो हेयर है वो कैसे होंगे, थोड़े से एकदम थिन हेयर होंगे, एकदम कोर्स हेयर मौजूद होंगे उसके अंदर। ठीक है, साथ के साथ में क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, मतलब प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, प्रॉपर बीएमआर नहीं हो रही, बेसल मेटाबॉलिक रेट नहीं हो रही। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो रहा है, तो पर्सन में क्या होगा, वेट गेन होगा, वो मोटा होगा बच्चा। बच्चा क्या होगा, प्रोमिनेंट, उसके अंदर क्या होगा, एब्डोमेन होगा। एब्डोमेन क्या होगा उसका बेटा, बड़ा हुआ मिलेगा। दूसरी चीज क्या होती है ना, उसके अंदर डिलेड क्लोजर ऑफ इपिफाइजियल प्लेट। ठीक है, कि जो इपिफाइसिस है, मतलब जो बोन के ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार है इपिफाइसिस है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, क्लोजर नहीं होगा, और पर्सन कैसा होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा। कैसा होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा। और क्या होता है, जो ये लेटरल जो आईब्रोज होती है वो थोड़ी थिन होती है, ऐसे करेक्टर देखने को मिलते हैं। तो मैंने बताया क्या हो गया, ठीक है। तो क्रिटिनिज्म है अगर प्रेगनेंसी के दौरान, अगर क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान बेटा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो क्रिटिनिज्म कहलाता है। तो बच्चे क्या होगा, हाइट में छोटा होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, मेंटली भी रिटार्डेड होगा, कम आईक्यू होगा, स्किन एबनॉर्मल होगी, और कैसा होगा, मुख बधिर होगा, बोल नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, ये वाली चीज होगी। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, ये वाली चीज तो तुम लोगों ने देख ली, लेकिन अगर कभी कभार ऐसा है कि क्रिटिनिज्म के और कुछ हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे कि मिक्सोइडेमा हो गया, मिक्सोइडेमा, ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशन हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लो हाइपोथायरॉयडिज्म की कोई कंडीशन आ गई, और हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन के अंदर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, प्रॉपर बीएमआर नहीं होगी, तो क्या होगा, वेट गेन होगा। मतलब तभी तो बताया मैंने
कि क्रिटिनिज्म के केस में भी बच्चा कैसा था, एब्डोमेन क्या था, बेली क्या था उसका, मोटा था, क्योंकि वेट गेन होगा उसके अंदर। दूसरी चीज क्या होता है कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम। देखो थायराइड हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है, फ्री लिपिड को बढ़ाता है। प्रोटीन का वो डिपेंड करता है कि वो मेटाबॉलिज्म कभी सिंथेसिस कर सकता है और कभी उसका ब्रेकडाउन कर सकता है। तो क्या हो गया, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो मतलब क्या हो गया, थायराइड हार्मोन कम है तो ग्लूकोज का यूज भी कम होगा, ठीक है, ग्लूकोज का यूज भी कम होगा। अगर ग्लूकोज का यूज कम हो रहा है मतलब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा, ठीक है, तो कैसा, हाइपरग्लाइसेमिया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, क्योंकि ये क्या होता है ना, थायराइड हार्मोन क्या कर देगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी, ग्लूकोज का यूज ज्यादा होगा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्या बोला मैं बेटा कि क्या होगा, थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, बेसिकली थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, थायराइड हार्मोन बीएमआर को रेगुलेट कर रहा है। अगर थायराइड हार्मोन बीएमआर को रेगुलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा बेटा, हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी रे, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। और हीट प्रोड्यूस, मेटाबॉलिज्म करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या होगा, ग्लूकोज वगैरह को इसको यूज करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ग्लूकोज को यूज करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, टेम्परेचर को बढ़ाता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया मतलब थायराइड हार्मोन की अगर कमी है तो ग्लूकोज का यूज भी क्या होगा, कम होगा, ग्लूकोज का यूज भी क्या होगा, कम होगा। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम होगा और पर्सन में कैसा हो जाएगा, वेट गेन। मतलब हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में पर्सन क्या कर लेगा, वेट गेन कर लेगा, मोटा हो जाएगा। दूसरी बात है कि हाइपोथायराइडिज्म के केस में बच्चा कैसा होता है, कोल्ड इंटॉलरेंट होता है। कोल्ड इंटॉलरेंट का क्यों, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म है ना, थायराइड हार्मोन कम है, मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाएगा तो हीट उतना प्रोड्यूस होगा नहीं, तो बच्चे को क्या लगेगा, हीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो जितना ज्यादा ठंड होगा उतना वो सहन नहीं कर पाएगा, तो कैसा होगा, कोल्ड इंटॉलरेंट होगा। तो ध्यान रखना, हाइपोथायराइडिज्म कैसा होगा बेटा, कोल्ड इंटॉलरेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज होगी कि डाइट में आयोडीन कम है, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म, T3 T4 कम, TSH ज्यादा होगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और प्रेगनेंसी के दौरान क्रिटिनिज्म की बात हो गई। और हाइपोथायराइडिज्म में ये ध्यान रखना क्या करेगा, पर्सन वेट गेन कर लेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, क्या हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म हो जाए मतलब या तो कोई गांठ बन जाए या कोई कैंसर बन जाए, नियोप्लास्टिक मास बन जाए जो अबनॉर्मली डिवाइड वगैरह करेगा, ठीक है, या फिर कोई थायराइड का कोई एक्टोपिक थायराइड मास बन जाए, तो क्या होगा, नोड्यूल के कारण और कैंसर के कारण। क्या, हाइपरथायराइडिज्म क्या है बेटा, नोड्यूल के कारण या कैंसर के कारण हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, जिसके अंदर एक है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और एक है बेटा ग्रेव्स डिजीज। देखो ग्रेव डिजीज, ये ध्यान रखना, ये ऑटो इम्यून हाइपरथायराइडिज्म है। कैसा है बेटा, ग्रेव डिजीज इज ऑटो इम्यून हाइपरथायराइडिज्म। मतलब क्या होता है, कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं जो क्या होती है, खुद के थायराइड पे अटैक करती है, थायराइड को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से ये हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो स्व प्रतिरक्षा विकार है थायराइड का, कौन, ग्रेव डिजीज। दूसरी चीज क्या है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर का मतलब मैंने क्या बताया था, पहली चीज, गोइटर का मतलब क्या है, थायराइड का बड़ा होना, ठीक है। गोइटर गलगंड बोलते हैं जिसको, जिसमें थायराइड का क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर का मतलब क्या हो गया कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका क्या हो गया, इनलार्जमेंट हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से क्या होगा, जो पर्सन है उसकी जो आईबॉल्स है, जो यहाँ आंख की जो पुतलियां है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होगी, क्योंकि ठीक है, बाहर की तरफ क्या होगी, प्रोट्रूड होगी, मतलब उसकी आईबॉल्स बाहर की तरफ बल्ज दिखेगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल, और जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मोस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मोस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर मतलब थायराइड का इनलार्जमेंट, एक्सोप्थेल्मोस, ठीक है। तो एक्सोप्थेल्मिक टाइप ऑफ गोइटर मतलब क्या हो गया कि आईबॉल का बाहर
प्रोट्रूशन है और ज्यादा बीएमआर होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगी, हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इतना ज्यादा हीट प्रोडक्शन हो जाएगा बॉडी के अंदर कि अगर और बाहर से हीट रहेगी तो वो उसके लिए क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ही बीएमआर ज्यादा है। तो कैसा हो जाएगा बेटा, हीट इनटॉलरेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हीट इंटॉलरेंट। तो हाइपरथायरॉइडिज्म वाला हीट इंटॉलरेंट होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म वाला कोल्ड इंटॉलरेंट होता है। दूसरी चीज, हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मतलब वो ग्लूकोज का यूज ज्यादा करेगा, ग्लूकोज का यूज क्या करेगा, ज्यादा करेगा। जितना ज्यादा होगा उतना ग्लूकोज को यूज करेगा, जितना ज्यादा ग्लूकोज को यूज करेगा बेटा उतना ज्यादा क्या होगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। कैसे कैसे करेगा ग्लूकोज को यूज, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, मतलब क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहा है। तो थायराइड हार्मोन बेसिकली इट इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। थायराइड हार्मोन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है और फिर ग्लूकोज को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। फिर उसको ग्लूकोज को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रही है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बॉडी का क्या बढ़ रहा है बेटा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। बॉडी का क्या बढ़ रहा है बेटा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसकी वजह से बाहर अगर हीट रहेगी तो उसको वो रेजिस्ट करेगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि हाइपरथायरॉइडिज्म वाला हीट क्या होगा, इंटॉलरेंट होगा। तो ये दोनों पढ़ लिए। तो क्या याद रखना है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं क्रेटिनिज्म में। तो एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है बेटा, ठीक है, क्या कि जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है, और जो थायराइड वाला ड्वार्फिज्म है, थायराइड ड्वार्फिज्म है, दोनों को अलग कैसे करोगे। देखो मैंने क्या बोला, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है, पिट्यूटरी के अंदर दिक्कत होने की वजह से ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी और उसकी वजह से बच्चे का क्या होगा, बॉडी ग्रोथ कम होगा, मतलब बच्चे के अंदर क्या होगा, बोन कार्टिलेज वगैरह का उतना वृद्धि हो नहीं पाएगा, मतलब बच्चा क्या होगा, छोटा होगा, बोना होगा। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो गई प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो बच्चे का क्या, मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा और फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, मतलब बच्चा छोटा भी होगा और मानसिक रूप से भी विकृत होगा, मेंटली रिटार्डेड भी होगा अगर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी हुई तो। पिट्यूटरी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो बच्चा सिर्फ छोटा ही होगा, बोना ही होगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी हुई तो बच्चा क्या होगा, मानसिक रूप से भी विकृत होगा, मेंटली रिटार्डेड भी होगा, साथ में फिजिकल ग्रोथ भी उसकी रिटार्डेड होगा, मतलब छोटा होने के साथ साथ मानसिक विकृति भी होगी। दोनों के सवाल अगर आए तो डिफरेंस करने के लिए ये वाला पॉइंट याद रखना कि मेंटली रिटार्डेशन इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। दूसरी चीज बताया मैंने कि इसमें ग्लूकोज का यूज होता है, कम यूज होता है, इसलिए हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में वेट गेन हो जाता है और हाइपरथायरॉइडिज्म के केस में वेट लॉस होता है। अब देखो बेटा, थायराइड का जो मेटाबॉलिज्म है, अभी मैंने बताया कि थायराइड क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थायराइड क्या करता है बेटा, लाइपोलाइसिस करवाता है, मतलब लिपिड को तोड़ता है, लिपिड को तोड़ता है। अगर लाइपोलाइसिस करवाता है, लिपिड को तोड़ता है तो फ्री फैटी एसिड को बढ़ाएगा। क्या करेगा, फ्री फैटी एसिड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर फ्री फैटी एसिड को बढ़ाएगा, दूसरी चीज क्या है, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म करवाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म करवाता है मतलब बॉडी के अंदर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कौन, थायराइड। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, दोनों इफेक्ट होते हैं उसके, प्रोटीन को बनाता भी है, तोड़ता है, डिपेंड ऑन द स्टेट पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज क्या बोल रहा हूं मैं बेटा कि थायराइड हार्मोन क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे कर देता है, ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज कर देता है, दैट इज क्या, हाइपरग्लाइसेमिक। कैसा होता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। कैसा है रे, हाइपर, दो हार्मोन पहले भी बता चुका हूं मैं,
ग्रोथ हार्मोन भी क्या कर रहा था, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा था, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। कोर्टिसोल भी हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। थायराइड भी क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। कैसे करेगा, ग्लूकोजिनोलाइसिस नहीं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है कि ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखो ध्यान रखना बेटा क्या बोल रहा हूं, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है नई ग्लूकोज का निर्माण। तो यह ध्यान रखना कि ग्लूको शब्द लग रहा है या ग्लाइको लग रहा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब तोड़ना और ग्लाइकोजन को तोड़ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज में, जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाएगी। बॉडी में ग्लूकोज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा ग्लूकोज बन रहा था वो और ज्यादा टूटता रहेगा, ठीक है। और फर्दर उसको ग्लूकोज को क्या करता रहेगा, वो यूज करता रहेगा, तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, उससे हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि बेटा थायराइड हार्मोन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारभूत जो उपापचय दर थे उसको भी रोल प्ले कर रहे थे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। और आरबीसी के निर्माण में ये ध्यान रखना एरिथ्रोपोइसिस में हेल्पफुल रहते हैं। किसमें हेल्पफुल रहते हैं बेटा, एरिथ्रोपोइसिस में हेल्पफुल रहते हैं, आरबीसी के निर्माण में हेल्पफुल रहते हैं। तो ये इतनी बात हो चुकी है, ठीक है। तो बेटा इसको ठीक है नोट डाउन कर लेना। देखो ये डायग्राम का ध्यान रखना, ये क्या है, ट्रेकिया है, ये थायराइड है, ठीक है। ऊपर वोकल कॉर्ड है, ऊपर वोकल कॉर्ड है, ध्यान रखना ऊपर वोकल कॉर्ड है, नीचे ट्रेकिया है। कैसे है, जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग नहीं दिख रही क्या, तो देखो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग है। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग दिख रही है तो ट्रेकिया में मौजूद है, ठीक है। जबकि अब देखो, अब हम लोग जो अगला पार्ट देखते हैं वो है बेटा पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होती है वो कितनी होती है, नंबर में 4 होती है। नंबर में 4 होती है मतलब 2 जोड़े होते हैं, 2 पेयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नंबर में 4 होती है, 2 जोड़े होते हैं, 2 पेयर होती है। दूसरी चीज क्या होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होती है, जो थायराइड का हर एक जो लोब होता है उसमें 2 होती है, मतलब टोटल 2 पेयर है, नंबर में 4 है, मतलब क्या, 2 इन ईच लोब ऑफ थायराइड। जो थायराइड ग्लैंड है उस थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब के अंदर कितनी होती है, 2 होती है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड कितनी है, 4 है, 2 पेयर है, हर एक जो लोब होती है उसमें कितनी होती है, ये 2 होती है। कितनी होती है, हर एक लोब में कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, कितनी है, पैराथायरॉइड ग्लैंड कितनी है बेटा, पैराथायरॉइड ग्लैंड कितनी है, 2 पेयर है, नंबर में 4 है, हर एक लोब में 2 है। दूसरी बात, कहां मौजूद थी, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड कहां मौजूद है बेटा, थायराइड के डोर्सल साइड में, बैक ऑफ द थायराइड या थायराइड के कौन सी साइड में बेटा, डोर्सल साइड में मौजूद है। थायराइड ग्लैंड के कहां मौजूद है, डोर्सल साइड में मौजूद है। अब जो पैराथायराइड ग्लैंड है इसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है वो एक प्रोटीन हार्मोन या मैं बोलूं क्या, पेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है या पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो इसके द्वारा निकलने वाला जो हार्मोन है वो प्रोटीन हार्मोन है या बेटा क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। अब देखो, जो प्रोटीन हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा निकलता है उसको बोलते हैं पीटीएच या पैराथायरॉइड हार्मोन। क्या बोलते हैं, पीटीएच या पैराथायरॉइड हार्मोन। ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है या पीटीएच है बेटा, इसका क्या काम है, ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाना, मींस इट इज हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। कैसा है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, मतलब ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ब्लड में कैल्शियम को, सबसे पहले क्या करता है, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकल रहा है, जो हर एक थायराइड ग्लैंड की लोब में 2 मौजूद होती है थायराइड के पीछे। ये क्या करता है बेटा, बोन्स जो हमारी हड्डियां होती है उसमें जो बोन ईटिंग सेल्स होती है, क्या होती है उसमें जो बोन ईटिंग सेल्स होती है, उसमें जो बोन ईटिंग सेल्स होती है, ओस्टियोक्लास्ट
उन ओस्टियोक्लास्ट को ये क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होती है वो क्या करती है, बोन का डीमिनरलाइजेशन करती है, मतलब विखनिजीकरण करती है। खनिजीकरण नहीं बोल रहा, मतलब मिनरलाइजेशन नहीं बोल रहा हूं, डीमिनरलाइजेशन बोल रहा हूं, या डिजोल्यूशन बोल रहा हूं। मतलब बोन को क्या करेगी, वो डिग्रेड करेगी, बोन को क्या करेगी, तोड़ेगी। अब तुम लोग जानते हो कि जो बोन है उसमें कैल्शियम फोस्फेट मेनली होता है। क्या होता है बेटा, कैल्शियम फोस्फेट क्या होता है रे, कैल्शियम, देखो ये -3 होता है, ये +2 होता है, तुम एक्सचेंज करोगे तो इससे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, कैल्शियम फोस्फेट होता है। क्या होता है बेटा, कैल्शियम फोस्फेट होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो क्या करा इसने, बोन ईटिंग सेल्स थी, ओस्टियोक्लास्ट थी, उनको एक्टिवेट कर दिया और बोन का क्या कर दिया, डिजोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन कर दिया। अब बोन के अंदर डिजोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन किया, मतलब बोन या हड्डियों को तोड़ा तो वहां से कैल्शियम निकला। वो कैल्शियम ब्लड में आएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा। दूसरी चीज क्या करेगा बेटा, ये रीनल ट्यूब्यूल से, जो हमारी जो नेफ्रॉन है, रीनल ट्यूब्यूल है, किडनी है, वहां से भी क्या करवाएगा, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। वहां से भी क्या करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। यूरिन से भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज क्या करेगा, ये रीनल जो ट्यूब्यूल्स होती है वहां पर जीजे सेल्स ऑफ द किडनी को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है, जीजे सेल्स ऑफ द किडनी को एक्टिवेट करता है, जो इंक्रीज करती है विटामिन D3 को, जिसको हम बोलते हैं कैल्सीट्रायोल। क्या बोलते हैं, विटामिन D3 या कैल्सीट्रायोल को क्या करती है, रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है और साथ में जीजे सेल्स ऑफ द किडनी को एक्टिवेट करता है पीटीएच, जिसकी वजह से विटामिन D3 रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं कैल्सीट्रायोल। अब जो ये विटामिन D3 कैल्सीट्रायोल रिलीज हुआ है, ये क्या कर देता है बेटा, इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड जो फूड होगा उस फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मतलब क्या किया, पहला तो बोन का डीमिनरलाइजेशन या डिजोल्यूशन करके कैल्शियम बढ़ाया। दूसरा क्या किया, जो रीनल ट्यूब्यूल्स थे वहां से एब्जॉर्प्शन बढ़ाया यूरिन से, और जीजे सेल्स ऑफ द किडनी को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से विटामिन D3 निकला, जो क्या हुआ, खाने से, इंटेस्टाइन से, खाने से जो इंटेस्टाइन थे, खाने से या जो इंटेस्टाइन थी वहां से क्या किया बेटा, उसने फूड से, जो डाइजेस्टेड फूड था उससे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया। दूसरी चीज क्या कर रहा है, ये पीटीएच खुद भी क्या कर रहा है, जो फूड था उससे, डाइजेस्टेड फूड था उससे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है। अगर उससे ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है तो इन तीनों कारणों की वजह से क्या, बोन के डिजोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन की वजह, देखो बोन को ये तोड़ रहा है, मतलब अगर पैराथायरॉइड हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो बोन के फ्रैक्चर होने की या बोन के टूटने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर पैराथायरॉइड हार्मोन ज्यादा रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैंने क्या बोला, इन तीन कारणों की वजह से क्या हो गया, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो गया, दैट इज हाइपर कैल्शियमिया। क्या हो गया, हाइपर कैल्शियमिया हो गया, ठीक। अब देखो क्या हाइपर कैल्शियमिया हो गया बेटा, क्या हो गया, हाइपर कैल्शियमिया हो गया। अब दूसरा चीज क्या है कि जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ मौजूद है, हर एक लोब में 2 मौजूद है, वो क्या कर रही है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रही है, मतलब हाइपर कैल्शियमिया कर दे रही है। जैसे ही ब्लड में कैल्शियम बढ़ा, हाइपर कैल्शियमिया हुआ, ब्लड में कैल्शियम बढ़ा, ब्लड कैल्शियम या सीरम कैल्शियम जैसे ही बढ़ा वैसे ही क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगी। एक लिमिट से ज्यादा एक्टिवेट बढ़ने के बाद में थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी। कौन बेटा, पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, वो रिलीज करेगी थायरोकैल्सिटोनिन या टीसीटी रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी रे, थायरोकैल्सिटोनिन और टीसीटी रिलीज करेगी, जो क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है। अब ये थायरोकैल्सिटोनिन और टीसीटी का क्या काम है, ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करना। कैसे, बोन के अंदर क्या कर देगा, उसको कैल्शियम को डिपॉजिट कर देगा, मतलब ये ओस्टियोपोरोसिस की संभावनाओं को, डिक्रीज चांसेस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस,
ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस को डिक्रीज करता है, मतलब क्या करता है, बोन की जो घनत्व है, हड्डी का जो बोन डेंसिटी है, बोन डेंसिटी जो है उसको क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। और ये वाला क्या कर रहा था, हाइपर कैल्शियमिया कर रहा था, बोन से कैल्शियम को निकाल रहा था, मतलब ये क्या कर रहा है, सॉरी क्या कर रहा है बेटा, कैल्शियम को बढ़ा रहा है ब्लड में, मतलब ये क्या कर दे रहा है, ओस्टियोपोरोसिस की संभावनाओं को, ओस्टियोपोरोसिस की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। साथ के साथ में क्या बोल रहा हूं बेटा, बोन डेंसिटी को क्या कर रहा है ये, तो ओस्टियोपोरोसिस के लिए क्या, बोन डेंसिटी को ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो क्या हुआ, पैराथायरॉइड ग्लैंड ने कैल्शियम को बढ़ाया, हाइपर कैल्शियम हुआ, हाइपर कैल्शियमिया की वजह से ये एक्टिवेट हुआ। तो मतलब ये पैराफोलिकुलर सेल्स के लिए स्टिमुलस क्या है, हाइपर कैल्शियमिया, और ये खुद क्या करेगा, हाइपोकैल्शियमिया। मतलब ये किसकी वजह से एक्टिवेट हुआ, ज्यादा कैल्शियम की वजह से। खुद ने क्या किया, कैल्शियम को कम किया ब्लड के अंदर। हाइपर कैल्शियमिया की वजह से पैराफोलिकुलर सेल्स एक्टिवेट हुई, जिनको सी सेल्स भी बोलते हैं, जिन्होंने थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज किया, ये ब्लड में कैल्शियम को डिक्रीज किया। कैसे, बोन के अंदर मिनरलाइजेशन कर दिया, बोन के अंदर कैल्शियम को भेज दिया। ठीक है बेटा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है बेटा, कैल्शियम के बैलेंस के लिए या कैल्शियम के होम्योस्टेसिस के लिए, कैल्शियम के बैलेंस या कैल्शियम के होम्योस्टेसिस के लिए पैराथायरॉइड और थायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाले ये पीटीएच और टीसीटी दोनों हार्मोन जरूरी है। कैसे, अगर हद से ज्यादा हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा तो ये एक्टिवेट कर देगा पैराथायरॉइड को, फिर वो पीटीएच रिलीज कर देगी, फिर पीटीएच रिलीज कर देगी, तो उसकी वजह से तो कैल्शियम के बैलेंस के लिए दोनों हार्मोन की आवश्यकता। अब देखो एक सवाल, देखो बेटा क्या एक सवाल है ये कि कैल्शियम बैलेंस के लिए बॉडी के अंदर किस किस की आवश्यकता है, पीटीएच की, टीसीटी की, और तीसरा ऑप्शन आ गया विटामिन डी। तो ये दो तो पता है, विटामिन डी की भी आवश्यकता होगी क्या, हाँ। बेसिकली तो अगर हार्मोन चाहिए तो ये दो ही होंगे, लेकिन विटामिन डी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं विटामिन डी का रोल बताने के लिए ही बेसिकली क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है। और फॉस्फेट के अंदर देखो होता क्या है बेटा, विटामिन डी क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करता है। कैसे, जैसे मैंने अभी भी बताया था ना उधर कि पीटीएच भी क्या कर रहा था, पीटीएच क्या कर रहा था, पीटीएच रिलीज हुआ। अब जैसे ही पीटीएच रिलीज हुआ तो उसने क्या कर दिया, मतलब पीटीएच बढ़ेगा तो विटामिन डी3 बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, कैल्शियम की कमी होना, फॉस्फेट की कमी होना, पीटीएच का बढ़ना विटामिन डी के रिलीज होने के लिए स्टिमुलस है। ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, विटामिन डी निकला, ये क्या कर दिया था, वहां पर गट से जीआईटी से एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा, जीआईटी से क्या कर रहा था, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था। तो ये सीरम कैल्शियम, मतलब विटामिन डी भी क्या करता है, हाइपर कैल्शियमिया करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाएगा, सीरम कैल्शियम को बढ़ाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, क्या ये दोनों याद रहना चाहिए, क्या जो विटामिन डी है वो क्या करेगा, सीरम के अंदर फॉस्फेट को बढ़ाएगा, किडनी से फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा, डाइजेस्टेड फूड से रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा। ठीक है, और बोन के अंदर देखो क्या बता रहा हूं, पीटीएच का क्या काम था, बोन का डीमिनरलाइजेशन करना, टीसीटी का क्या काम था, बोन का मिनरलाइजेशन करना। पर विटामिन डी दोनों काम कर सकता है, डीमिनरलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बेसिकली पहला काम तो क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाएगा, दूसरा क्या काम है बेटा, सीरम के अंदर फॉस्फेट को बढ़ाएगा, मतलब हाइपर कैल्शियमिया और फॉस्फेटेमिया कोज करेगा, हाइपर कैल्शियमिया और फॉस्फेटेमिया कोज करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, टीसीटी का सिर्फ एक ही काम है, क्या, सीरम कैल्शियम को कम करेगा, बोन का डीमिनरलाइजेशन करेगा। ठीक है, पीटीएच का क्या काम था बेटा, बोन का रिजॉर्प्शन कर रहा था, डीमिनरलाइजेशन कर रहा था, किडनी से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, लेकिन फॉस्फेट का उत्सर्जन करवाता है, एक्सक्रिएशन करता है, मतलब यूरिन के अंदर कैल्शियम का लॉस को बढ़ाता है। मतलब ये पीटीएच जो क्या करता है, पीटीएच क्या कर देता है, सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर जो फॉस्फेट है उसको कम करता है, और किडनी से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, बोन का डीमिनरलाइजेशन कर देता है। इसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है और फॉस्फेट को कम करता है। तो क्या ये तीनों कैल्शियम, देखो पीटीएच और विटामिन डी में दोनों में क्या कॉमन है, ये क्या, विटामिन डी और पीटीएच दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम को बढ़ा रहे हैं। बस दोनों में अंतर क्या है बेटा,
पीटीएच क्या कर रहा है, पीटीएच फोस्फेट को डिक्रीज कर रहा है और विटामिन डी फोस्फेट को बढ़ा रहा है। टीसीटी क्या कर रहा है, कैल्शियम को भी घटा रहा है। तो ऐसा कोई सवाल आए तो ध्यान रखना बेटा। अब दूसरी चीज है, मैं क्या बोल रहा हूं, पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स क्या है। पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स में क्या हो सकता है, या तो किसी कारण की वजह से हाइपोसिक्रेशन हो जाए, मतलब पीटीएच का जो सिक्रेशन है, पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो कम बने। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम बनेगा तो ब्लड में कैल्शियम का इंक्रीमेंट नहीं होगा, बोन का डीमिनरलाइजेशन या डिजोल्यूशन नहीं होगा। क्या, डीमिनरलाइजेशन या डिजोल्यूशन नहीं होगा, मतलब हड्डी का फ्रैक्चर होने की संभावना या ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना नहीं तो कम हो जाएगी। लेकिन ब्लड में कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, लो लेवल ऑफ द कैल्शियम इन ब्लड कॉजेज टेटेनी, दैट इज रैपिड स्पाज्म हो जाएगा, लगातार वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है, क्या होंगे, रैपिड स्पाज्म हो जाएगा, जिसको बोलेंगे पैराथायरॉयड टेटेनी बोलेंगे। तो अगर पीटीएच कम तो हाइपोसिक्रेशन है पीटीएच का, तो क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम कम और कैल्शियम के कमी की वजह से क्या हो जाएगा, पैराथायरॉयड टेटेनी हो जाएगा। दूसरी चीज क्या, अगर मान लो ये हाइपर सिक्रेशन हो जाए, क्या हो जाए बेटा, पीटीएच हार्मोन क्या बने, ज्यादा बने, हाइपर सिक्रेशन हो जाए, मतलब क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, मतलब बोन का डीमिनरलाइजेशन या डिजोल्यूशन होगा, तो हड्डियों के फ्रैक्चर होने की संभावनाएं या ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, ये इतनी चीज क्लियर हुई बेटा लोकेशन वगैरह से रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग। तो कहने का मतलब कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में सब चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, तो बेटा इसको एक बार नोट कर लेना। ठीक, कर लिया होगा आपने नोट। ठीक है, अगली ग्लैंड पे आते हैं। अगला जो ग्लैंड हम लोग आज का टॉपिक का जो अगला ग्लैंड पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है बेटा थाइमस ग्लैंड। क्या है, थाइमस ग्लैंड। देखो थाइमस ग्लैंड क्या है, थाइमस क्या है, एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। थाइमस क्या है बेटा, एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में मौजूद होती है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, थाइमस ग्लैंड कहां है, यहां पर है लगभग। ठीक है, तो यहां पर है, तो क्या कर रहा है, ये स्टर्नम जो है, आगे की जो उरोस्टी है उसके पीछे होती है और जो एओर्टा होती है उसके आगे होती है। तो एओर्टा के आगे है और स्टर्नम के पीछे है, दोनों फेफड़ों के बीच में। क्या बोल रहा हूं, दोनों फेफड़ों के बीच में है, स्टर्नम के पीछे है, एओर्टा के आगे है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, बिटवीन लंग्स है, लेकिन जो ये स्टर्नम है, जो उरोस्टी है, जो फ्लैट बोन है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, क्या, मैन्यूब्रियम होता है, बॉडी होती है या शाफ्ट होता है, और क्या होता है, अरे जिफॉइड प्रोसेस होता था। ठीक है, इसके डोर्सल साइड में मौजूद है। तो स्टर्नम के पीछे है, एओर्टा के आगे है। तो वेंट्रल साइड है किसके, एओर्टा के, और डोर्सल साइड है बेटा किसके, स्टर्नम के मौजूद है। कौन, ये थाइमस ग्लैंड जो कैसी है, एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर, लोब जैसी है। ठीक है, दूसरी बात, इसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है वो क्या है, प्रोटीन हार्मोन है, जिसका नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है उसका, थाइमोसिन हार्मोन है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्या, प्रतिरक्षा सिस्टम के लिए, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, ध्यान रखना, थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, हमारे को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। किसके द्वारा, टी सेल्स को एक्टिवेट करके, और क्या, ह्यूमरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, जो तरल इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवा के। तो दोनों ध्यान रखना कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस करता है और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस करता है। कौन बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस करता है और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस करता है। कौन, थाइमोसिन हार्मोन। कैसे, जैसे थाइमोसिन जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेगा टी लिम्फोसाइट्स को। किसको बेटा, टी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा, और टी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, वो हमारे को कोशिका प्रतिरक्षा करेगा। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। अब देखो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा तो टी सेल्स क्या होगी, एक्टिवेट होगी, टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होगी। टी लिम्फोसाइट्स में कौन कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट कैसे याद रखना है, कसम से याद रखना, देखो टी किलर, ये क्या करेगी, किल करने का काम है, साइटोटॉक्सिक सेल है। ठीक है, CD8 रिसेप्टर से अटैच होती है। क्या, CD8 रिसेप्टर से अटैच होती है ना, आगे बोलता हूं, इसको टी किलर को CD8 सेल भी बोलते हैं।
ये क्या करती है, बेसिकली वायरस सेल्स होती है, जो कैंसरस सेल्स होती है उनको अपोप्टोसिस करती है, उनकी प्रोग्राम डेथ कोज करती है। अगर ये टी लिम्फोसाइट्स बॉडी के ही इम्यून सिस्टम के लिए या बॉडी के सेल्स के ही अगेंस्ट काम करने लग जाए तो क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए, कि पता करने के लिए कि ये खुद का बॉडी टिश्यू है, ये बाहरी सेल है, ये कैंसरस सेल है, ये नॉर्मल सेल है, ये सेल्फ टिश्यू है, ये फॉरेन टिश्यू है, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता है, टी सप्रेशर होती है। क्या होती है, टी सप्रेशर होती है, जो क्या करती है, खुद के बॉडी के ऊपर उसको काम करने नहीं देती है, डिफरेंशिएट करती है। तीसरी चीज है टी हेल्पर। टी हेल्पर क्या कर देती है बेटा, CD4 रिसेप्टर सेल्स होती है, CD4 सेल्स होती है, जो ये भी क्या करती है, एक तो ये क्या करती है, ये बाकी टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने का काम करती है, टी किलर का, साथ के साथ ये प्लाज्मा सेल्स से भी एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, टी हेल्पर, जिसको CD4 सेल्स भी बोलते हैं। ये टी हेल्पर सेल्स या CD4 सेल्स एड्स के अंदर कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगली बार वो दोबारा वो वायरस आए या दोबारा वो चीज आए, दोबारा वो पैथोजन आए, तो उसकी मेमोरी स्टोर करने के लिए होती है टी मेमोरी। तो इसके द्वारा क्या होता है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है। थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके क्या प्रोवाइड करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज क्या है, थाइमोसिन हार्मोन आया और इसने बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट किया, जिससे दो सेल्स प्रोड्यूस हुई, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स का क्या काम है बेटा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना, प्रतिजन का निर्माण करना। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, कौन कौन सी एंटीबॉडी होती है, कैसे याद रखना, गमदे, ठीक है, गमदे से याद रखना, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ठीक है। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है। मतलब क्या होता है, थाइमोसिन हार्मोन हमारे को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी देता है, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करवा के, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवा के, और टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करवा के अपने को वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी देता है। तो थाइमस जो ग्लैंड है, मेनली क्या, स्टर्नम के पीछे, एओर्टा के आगे, दोनों फेफड़ों के बीच में मौजूद होती है, प्रोटीन हार्मोन बनाती है, जिसका नाम क्या है, थाइमोसिन हार्मोन। दूसरी बात, थाइमस जो ग्रंथि है वो क्या होती है, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। मतलब अगर जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज के दौरान जैसे जैसे एज बढ़ती है, थायराइड, ये जो थाइमस ग्लैंड है, दिस अंडरगोज एट्रोफी। मींस जो थाइमस ग्लैंड है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, इसकी साइज क्या होगी, कम होगी। साइज क्या होगी बेटा, कम होगी। क्या होगी, साइज क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे साइज कम होगी। मतलब ओल्ड एज में जाकर थायराइड ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड है बेटा, कैसे चली जाएगी, एट्रोफी में चली जाएगी, साइज उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो थाइमोसिन की प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम होने का कारण क्या है, थाइमोसिन हार्मोन का कम प्रोडक्शन, जो किसके कारण है, थाइमस ग्लैंड के एट्रोफी की वजह से। ठीक है, इतना ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ये बात हुई। अगली बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, कि इनमें से कौन सा थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है। नीट 2023 का सवाल है, क्या कि इनमें से कौन सा थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हाँ, मैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रख रहा था। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, हाँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करके रख रहा था। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये नहीं कर रहा था। ये तो क्या था बेटा, पीनियल ग्लैंड के द्वारा निकलने वाला हार्मोन कर रहा था, जिसका नाम था मेलेटोनिन। क्या कर रहा था, मेलेटोनिन कर रहा था। मतलब ये वाला काम थायराइड नहीं कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, क्या मैंने कुछ इम्यून सिस्टम से रिगार्डिंग कुछ बताया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया था। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, मैंने बताया था कि थायराइड हार्मोन क्या होते हैं बेटा, एरिथ्रोपोइसिस में हेल्पफुल होते हैं। किसमें हेल्पफुल होते हैं, एरिथ्रोपोइसिस में हेल्पफुल होते हैं। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि कौन कौन सा काम कर रहा था। तो ए बी हो गया, और ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, बिलो। इनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला हो गया ए, बी हो गया सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। देखो क्या है,
सी है क्या? नहीं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, देखो सी तो नहीं। ठीक है, अब इनके अंदर से नोट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, कि इनके अंदर क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा थायराइड के कंट्रोल में नहीं है। तो थायराइड के कंट्रोल में कौन सा नहीं है बेटा? सी और डी नहीं है। कौन सा नहीं है? सी और डी नहीं है, कि थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सी और डी वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि एरिथ्रोपोइसिस में करवाता है, आरबीसी का निर्माण भी करवाता है, इम्यून सिस्टम का थाइमस ग्रंथि वगैरह होता है, स्लीप वेक साइकिल वाला पीनियल ग्लैंड वाला हो गया बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, टेम्परेचर को इंक्रीज करना, फ्री फैटी एसिड को इंक्रीज करना, प्रोटीन का डिपेंड करेगा, ग्लूकोज का इंक्रीमेंट करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बना के रखता है। देखो दूसरा क्या है बेटा? द 24-hour diurnal rhythm of our body such as sleep wake cycle is regulated by the hormone। ठीक है, कब? 2011 का सवाल है। क्या? द 24-hour diurnal rhythm of our body such as स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन, कि 24 घंटे की जो स्लीप वेक साइकिल है हमारी बॉडी की, वो कौन रेगुलेट करता है? मेलेटोनिन रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है, मैच द सोर्स ग्लैंड विथ इट्स रेस्पेक्टिव हार्मोन एंड फंक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दूसरी बात, ऑक्सीटोसिन कहां से प्रोड्यूस हो रहा था? ऑक्सीटोसिन और एडीएच प्रोड्यूस हो रहे थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब हाइपोथैलेमिक हार्मोन ही है पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे थे। मैच द सोर्स ग्लैंड। ठीक है, क्या सोर्स ग्लैंड से मैच करने वाला है? तो क्या ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था क्या? नहीं। ये तो ऑक्सीटोसिन तो कहां से रिलीज हो रहा था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था, है तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, हाँ ये तो सही है, इसका फंक्शन तो सही है कि क्या यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था और बच्चे का जन्म करवा रहा था, चाइल्ड बर्थ करवा रहा था, ये तो सही था। लेकिन क्या एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था क्या? नहीं। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट क्या है? वेसोप्रेसिन। क्या वेसोप्रेसिन? वेसोप्रेसिन मतलब एडीएच, क्या ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था क्या? सही बात है। रीअब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द वाटर फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, वाटर डिस्टल ट्यूब्यूल से करवा रहा था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरी चीज क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है, लेकिन सपोर्ट करता है क्या प्रेगनेंसी को? नहीं। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरोन जिम्मेदार है। ठीक है, थायराइड, थायराइड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन के द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, रिलीज होता है। दिस रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। नहीं, थायराइड के द्वारा ही रिलीज होने वाला थायरोकैल्सिटोनिन हेल्प करता है ब्लड कैल्शियम के रेगुलेशन में। तो ठीक है, तो ये वाला भी नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन रिलीज तो करता है, बट प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए तो क्या है? प्रोजेस्टेरोन जरूरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन वगैरह करवाता है। ये ऑक्सीटोसिन का काम तो सही दे रखा है, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला देखो बेटा, ग्रेव डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू। ग्रेव डिजीज क्या थी? मैंने बताया था क्या? ये हाइपोथायरॉयडिज्म प्रकार का है? हाइपोथायरॉयडिज्म था कि हाइपर था? अरे ग्रेव डिजीज एंड एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, दीज आर हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से था, और कैसा विकार था? ऑटो इम्यून था। कैसा था? ऑटो इम्यून था। कैसा था? ऑटो इम्यून था। तो हाइपर सीक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड नहीं, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड था। ठीक है, अगला सवाल क्या है? ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने क्या बोला था कि कुछ समय के लिए बॉडी में एक एंडोक्राइन ग्लैंड बन रही थी, ग्लैंड इन द बॉडी। कुछ समय के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड बनती है बॉडी में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जिसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए प्रेगनेंसी से पहले तो एलएच जरूरी है, आफ्टर या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या बोल रहा हूं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एचसीजी जिम्मेदार है। और ये जो खुद है ये प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और इनहिबिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
अब इसके बाद में अगला, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। ग्रोथ हार्मोन के अंदर हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, एक्रोमेगेली। तो ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन की वजह से एडल्ट में इनमें से कौन सी चीज नहीं होगी, नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, कि मान लो कि अब ये देखो इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने क्या बताया था कि जो बच्चा है, चाइल्ड है, जो बच्चा है उसमें ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा निकलेगा तो हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो उसको क्या बोल रहे थे, गाइगेंटिज्म बोल रहे थे। लेकिन ये क्या बोल रहा है, उसको क्या बोल रहे थे, गाइगेंटिज्म बोल रहे थे कि उसकी हाइट बढ़ रहा है, गाइगेंटिज्म बोल रहे थे। और ग्रोथ हार्मोन कम हो रहा था बच्चे के अंदर, तो उसको क्या बोल रहे थे, पिट्यूटरी का ड्वार्फिज्म बोल रहे थे। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रहेगा एडल्ट में तो उसको एक्रोमेगली बोलेंगे। लेकिन इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि कुछ कुछ बोन्स की थोड़ी साइज तो चेंज होती है लेकिन हाइट इंक्रीमेंट क्यों नहीं होता है। ठीक है, क्या ग्रोथ हार्मोन इनएक्टिव हो गया है एडल्ट के अंदर, नहीं। क्या मसल फाइबर्स एडल्ट में ग्रोथ नहीं करते हैं बर्थ के बाद में, नहीं। बोन लूज देयर सेंसिटिविटी तो ग्रोथ हार्मोन, अगर बोन सेंसिटिविटी लूज कर देगी तो बाकी चेंजेस, एक्रोमेगली क्यों हो रहा है, नहीं। क्या होता है बेटा, एडल्ट में जहां पर बोन का वह पार्ट जो एक्चुअली ग्रो करता है, दैट इज इपिफाइजियल प्लेट, वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है एडोलसेंस में। इसलिए उसके बाद में, एडल्ट आने के बाद में ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने की वजह से हाइट नहीं बढ़ती है। दूसरी चीज क्या है, जीएनआरएच है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या था, जीएनआरएच गोनेडोट्रोफिक, ठीक है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कहां से रिलीज हो रहा था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कहां से रिलीज हो रहा था बेटा, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा था। जो क्या रिलीज करवा रहा था, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवा रहा था। उसका क्या काम है, कहां पर एक्ट करेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। कौन से वाले पार्ट पर, पार्स डिस्टेलिस पर एक्ट करेगा, पार्स डिस्टेलिस पर एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट किया ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड ऑक्सीटोसिन नहीं। ऑक्सीटोसिन एलएच का तो कर रहा है पर ऑक्सीटोसिन का नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल क्या है, ठीक है, ये इसके सवाल हुए बेटा। ठीक है, अगली कुछ सवाल है। अगला क्या सवाल है, द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट इन अवर बॉडी। 1998 में आया हुआ है नीट में, ठीक है, जब एआईपीएमटी होती थी पहले। ठीक है, द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी में बेसल मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन है, जो थायराइड हार्मोन से, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। अगला जो सवाल क्या है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज ए थायराइड हार्मोन विच, कैल्सिटोनिन क्या था, थायराइड ग्लैंड की जो पैराफोलिकुलर सेल्स है, थायराइड ग्लैंड की जो पैराफोलिकुलर सेल्स है, जिनका दूसरा नाम होता है सी सेल्स है, उनसे निकलने वाला एक प्रोटीन हार्मोन था जिसका नाम था टीसीटी या थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, क्या था, टीसीटी या थायरोकैल्सिटोनिन था, जो क्या कर रहा था, ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ा रहा था। तो क्या कर रहा था, एलिवेट कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, हैज नो इफेक्ट ऑन कैल्शियम, नहीं। एलिवेट पोटेशियम लेवल्स इन द ब्लड। रिमेंबर वन थिंग, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, इसी सवाल के लिए बताया था कि अगर ऐसा आ जाए तो मैंने क्या बताया था कि टीसीटी का सिर्फ इफेक्ट कहां रहता है, टीसीटी का इफेक्ट होता है सिर्फ सीरम कैल्शियम पर। टीसीटी का इफेक्ट क्या होता है, सिर्फ सीरम कैल्शियम पर होता है। क्या बताया था, अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, टीसीटी का, देखो पैराथायरॉयड हार्मोन वाला तो क्या कर रहा था, पैराथायरॉयड हार्मोन वाला तो बढ़ा रहा था, पैराथायरॉयड हार्मोन वाला तो बढ़ा रहा था, हाइपर कैल्शियमिया कर रहा था। और टीसीटी वाला क्या कर रहा है, हाइपोकैल्शियमिया कर रहा था। क्या कर रहा था बेटा, तो क्या बता रहा हूं मैं, टीसीटी वाला तो क्या कर रहा है, सीरम कैल्शियम को घटा रहा है। ठीक है, ओनली सीरम कैल्शियम पर इफेक्ट था उसका। जबकि मैंने बताया था पीटीएच जो पैराथायरॉयड वाला क्या कर रहा था, सीरम कैल्शियम को बढ़ा रहा था।
और फोस्फेट को क्या कर रहा था, सीरम फोस्फेट को घटा रहा था। जबकि विटामिन डी क्या कर रहा था, विटामिन डी क्या कर रहा था, ब्लड के अंदर कैल्शियम को भी बढ़ा रहा था और फोस्फेट को भी बढ़ा रहा था। ठीक है, तो विटामिन डी दोनों काम कर रहा था, कैल्शियम को भी बढ़ा रहा था और फोस्फेट को भी बढ़ा रहा था। पीटीएच कैल्शियम को तो बढ़ा रहा था लेकिन फोस्फेट को कम कर रहा था, और टीसीटी का सिर्फ अफेक्ट क्या था, कैल्शियम को कम कर रहा। ओह सॉरी, यहां पर क्या है बेटा, कैल्शियम को कम कर रहा है। क्या कर रहा है, कैल्शियम को कम करेगा टीसीटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम तो एलिवेट, एलिवेट मतलब बढ़ा रहा है, तो ये वाला नहीं। दूसरी बात क्या है, एलिवेट पोटेशियम लेवल इन ब्लड, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लोअर कैल्शियम लेवल, अभी बताया मैंने, टीसीटी वाला क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को ब्लड में कम करता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। देखो अब डायबिटीज है, देखो डायबिटीज क्या है, दो प्रकार की होती है, एक डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस जिसको सेंट्रल डायबिटीज बोलते हैं, ये डायबिटीज कब हो रही थी, जब एडीएच जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है या जो वेसोप्रेसिन है उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तब डायबिटीज मेलाइटस कब प्रोड्यूस हो रहा था, जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा था पेनक्रियास से, तब डायबिटीज मेलाइटस हो रही थी। तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या कोई एंजाइम की कमी की वजह से, नहीं। क्या कोई आयोडीन की कमी की वजह से, नहीं। क्या कोई सोडियम की कमी की वजह से, नहीं। कोई हार्मोन की कमी की वजह से, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल क्या है, द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय। बेटा क्या बोल रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं बोल रहा है, क्योंकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलता तो हाइपोथैलेमस होता है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, गोनेडोट्रोफिक बोल रहा है, गोनेडोट्रोफिक मतलब गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। मैंने बताया था कि ट्रोफिक हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ट्रोफिक हार्मोन मींस द हार्मोन दैट कॉजेज सिक्रेशन फ्रॉम अदर ग्लैंड। तो क्या गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन मतलब एलएच और एफएसएच जो गोनाड्स पे जाकर काम करेंगे आगे। तो एलएच और एफएसएच कहां से रिलीज हो रहे थे, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे थे। एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से वाले पार्ट से, पार्स डिस्टलिस से रिलीज हो रहे थे। तो कहां से रिलीज हो रहे हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स नहीं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड नहीं, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस नहीं, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे थे। अगला सवाल क्या है, सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय। मैंने अभी बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम को बनाएगा कौन, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन तो एलएच करेगा प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान कौन करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन करेगा। दूसरी चीज मैंने बताया था कि एलएच इंक्रीज होता है तो क्या होता था, एलएच इंक्रीज होता था फीमेल में तो ओव्यूलेशन हो रहा था, अंडोत्सर्ग हो रहा था। अब ओव्यूलेशन होगा तो एक तो ओवम बाहर रिलीज हो जाएगा, ओवम बाहर रिलीज होने के बाद में जो बचा हुआ पार्ट था वो क्या बन जा रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम बन जा रहा था। और फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस कर रहा था, क्या प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा था, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा था और प्रोड्यूस कर रहा था इनिबिन हार्मोन। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसको बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एलएच की जरूरत पड़ेगी। द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या था बेटा, ऑक्सीटोसिन क्या था, कहां से रिलीज हो रहा था, एक्चुअली में हार्मोन तो हाइपोथैलेमस का था लेकिन पश्च पीयूष ग्रंथि, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा और जिसका नाम था न्यूरोहाइपोफाइसिस, उससे रिलीज हो रहा था। जो क्या कर रहा था, एक तो क्या कर रहा था, जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसकी स्मूथ मसल्स के अंदर संकुचन कर रहा था जिसकी वजह से बच्चे का जन्म हो रहा था। जो क्या कर रहा था, इसलिए इसको बोलते थे चाइल्ड बर्थ हार्मोन। दूसरी बात ये क्या कर रहा है, दूसरी बात ये मेमोरी जो ग्लैंड्स होती है उसकी जो मायोएपिथेलियल सेल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, मायोएपिथेलियल सेल्स होती है, साथ के साथ क्या होती है, जो मेमोरी ग्लैंड्स में जो स्मूथ मसल्स हो रही थी उसका कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था और मिल्क को बाहर इजेक्ट करवा रहा था, तो इसलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। मतलब ये क्या कर रहा था, चाइल्ड बर्थ करवा रहा था और मिल्क को रिलीज करवा रहा था। अगला सवाल, एमएसएच क्या था, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या था बेटा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एकमात्र हार्मोन था जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स इंटरमीडिया वाले भाग से रिलीज हो रहा था, जो पिगमेंटेशन करवा रहा था। तो कहां से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी के लोब से रिलीज हो रहा है। तो बेटा आज के लिए ही, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ा, थायराइड के कुछ पॉइंट्स और देखे, साथ के साथ हमने पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा,
कैल्शियम होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा। इन बाकी अभी तक के जितने टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड कुछ सवाल किए तो अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू।